मेरे साथ में सांसद अरविंद शर्मा के मुख्य सलाहकार राज पारिक साहब हैं और इनके निवास पर झज्जर में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है, वो बड़े जोश के साथ मनाई गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, अखंड भारत का जो सपना था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो 370-35 से है, उसको तोड़ के वाकई में जो नरेंद्र मोदी है, भाजपा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। राज पारिक से इस बाबत पूछते हैं। राज साहब, जयंतियाँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहले भी मनाई जाती थी, लेकिन इस जयंती में शायद ज़्यादा खुशी हो रही होगी क्योंकि 370-35 से है, उसको आपकी सरकार ने तोड़ दिया है, जो मुखर्जी साहब का सपना होता था। किस मायने में अलग है ये जयंती पहले से और अब जो मनाई जा रही है? इतना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे दिया देश के लिए, और वो सिर्फ अखंड भारत रखने के लिए ही वो बलिदान दिया गया। अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस मुद्दे को नहीं उठाते पार्लियामेंट में, और अगर उनकी दूरदर्शिता जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो आज कश्मीर हमारे पास नहीं होता। हम पंजाब तक ही अटक के हमारा देश रह जाता। दूसरी बात ये कि उनके बलिदान की वजह से आज हमारा सिर है। हमारा सिर कौन है? कश्मीर है, हमारी आन बान शान। तो हम अपनी आन बान शान को हम कभी खोने नहीं देंगे, और जो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, हम अब उसके लिए भी कार्रवाई करेंगे, अपनी जान दे देंगे हम। लेकिन वो जो है मुद्दा पीओके वाला, उसको लेके जरूर आएंगे। कांग्रेस को वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा से दिक्कत है, आप लोगों को पंडित नेहरू है, उनकी विचारधारा से दिक्कत है, तो क्या ये अलग अलग विचारधारा का टकराव है बार बार क्यों इस देश के सामने आ खड़ा होता है? ऐसा नहीं है। विचारधाराएं जो हैं, अगर पार्टीज़ हैं, देश सेक्युलर है, मैनिफेस्टोज अलग बनते हैं, तो अब ये तो बट ऑब्वियस है कि विचारधारा तो अलग होएगी। अब क्या है, हमने आप सपोज 100 नंबर लेने हैं किसी सब्जेक्ट में, आप चाहे 6 महीने पढ़ो, कोई बच्चा 6 महीने पढ़ के 100 नंबर ले सकता है, कोई 9 महीने पढ़ के 100 नंबर ले सकता है, कोई 12 महीने पढ़ के 100 नंबर ले सकता है। तो अब वो बच्चा जो 6 महीने पढ़ के 100 नंबर ले रहा है, तो उसकी विचारधारा तो डिफरेंट होगी, बिकॉज कोई थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है। विचारधारा जो है वो सबकी सेम नहीं हो सकती। और जब पार्टियां बनती हैं, पार्टियों के अंदर ही विचारधारा बदली हुई होती है, लेकिन फिर भी सबको साइड में रख के देश हित जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट देश हित है, राष्ट्र हित है, उसी की बात करनी चाहिए। विचारधाराएं तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, क्योंकि विचारधारा परिस्थिति के हिसाब से बदलती है, परिस्थिति के हिसाब से चलती है। और जो आज का जो युग है, ये युग बिल्कुल बदला हुआ युग है। तो विचारधारा की बात आने वाले समय में, विचारधारा की बात जो है वो कम हुआ करेगी, और जो विकासवाद की बात जो मोदी जी ने कही थी लेह में, वो अब आगे से विकासवाद की बात ज़्यादा होगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब लोकसभा में मुद्दा उठाते थे, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट का उन्होंने विरोध किया था कि हिंदुओं पे ही क्यों, जो बाकी अन्य धर्म हैं उनके भी लोगों को भी शामिल कर लो। जब 370-35 का विरोध करते थे, कांग्रेस कहें या पंडित नेहरू कहें, बिल्कुल नहीं सुनते थे। आज उल्टा है, अगर आज आप बहुमत में हो, आप लोग राहुल गांधी की बिल्कुल नहीं सुनते हो। आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करती है, आप नहीं सुनते हो। जब गोलवलकर साहब करते थे तो कांग्रेस नहीं सुनती थी। देखिए, ये तो विपक्ष जो है, विपक्ष क्या है, विपक्ष होता क्या है? विपक्ष का मतलब ये है कि भाई जो कमियां हैं उनको उजागर करके और उनको सही करवाया जाए, यही विपक्ष है। वही काम आज, अगर हम में कोई कमी है, तो हम उस कमी को अगर हम नहीं देख पा रहे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम नहीं देख पा रहे, तो विपक्ष अगर ये कह रहा है कि यहाँ पे कमी है, अभी जो पीछे जो कोरोना काल के अंदर कांग्रेस ने जो 3-4 पॉइंट बताए अलग से, मोदी जी ने उसको इंक्लूड किया और आगे बढ़ा दिया उसको। तो ये जो विचारधारा की जहाँ तक बात है, विचारधारा, मैं फिर कह रहा हूँ, विचारधारा एक
उस पार्टी की अलग है। सत्ता में हर कोई आना चाहता है अपनी अपनी तरीके से, कोई तरीका चुनता है अहिंसा का, कोई हिंसा का, कोई सामाजिक, कोई सोशलिस्ट होता है, तो कोई धर्म के आधार पे, कोई अधर्म के आधार पे, तो ये तो होता रहेगा। कांग्रेस अक्सर कहती है आप अपनी पार्टी की किसी महापुरुष के, वैसे महापुरुष पूरे देश के होते हैं, जयंती मनाते हैं, गीता महोत्सव मनाते हैं या अन्य चीज़ें करते हैं, तो कांग्रेस कहती है इन सभी की आड़ में हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे आरएसएस का एजेंडा है, आपकी पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती है। नहीं, देखिए, ये तो अगर कांग्रेस आरोप लगाती है तो ये डेमोक्रेसी है, कोई कुछ भी कह सकता है, बट विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप कुछ भी कह सकते हो। लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कह दो। आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि, आप क्या सवाल था? हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की इसमें कोई बात नहीं है। वैसे ही जो हम हैं, हम जो 130 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं और बाकी हिंदू हैं, कोई जैन धर्म है, छः धर्म जो हैं हमारे आपस में डिवाइड हुए हुए हैं उसमें। तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हम, सेक्युलर रहना चाहते हैं, भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, सबको सेम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ताकि सब उन्नति कर सके। अगर एक मुद्दा उछालना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो कभी किसी ने कहा है क्या? मोदी जी ने कभी कहा हो, अमित शाह ने कहा हो, राजनाथ जी ने कभी कहा हो, किसी आरएसएस के किसी प्रमुख ने कहा हो कि नहीं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको? किसी ने नहीं बोला हुआ। ये अपनी ही सोच है कि हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे हम चाहें चाहे हम नहीं चाहें। हमारे पास 330 सीट हैं फिलहाल, हमारी सारी जो हमारी दूसरी पार्टीज़ हैं उनको मिला के। अगर हम चाहें तो ये भी पार्लियामेंट में बिल पास हो जाएगा, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा, ना ही उस बिल की कभी बात हुई। तो ये तो चर्चाएं हैं अहलावत साहब, ये तो मुद्दा उछालने के लिए, अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, अपने आप को गेम में बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए होता है हर एक को। जब वो इतनी बुरी तरह से हारा हुआ हो और वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो लोग, वापसी के लिए, तो कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो ये तो चलता रहता है। अलावा एनआरसी के मुद्दे पर क्या बैकफुट में आ गए हो या कोरोना के बाद है इस पे बात होगी? क्योंकि मामला है अब चर्चा में नहीं है, क्या बैकफुट पे ले लिया है, वापस ले लिया है एनआरसी? नहीं, अभी जब सेशन शुरू होगा हमारा सितंबर में, आई थिंक सेशन शुरू होगा, बैकफुट पे जाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो एनआरसी का मुद्दा है उस पर हम बहुत स्पष्ट, हमारी नीति है कि हम एनआरसी के मुद्दे को उठाएंगे। अखंड भारत का सपना कहाँ तक पूरा हुआ? अखंड भारत का सपना 100% पूरा होगा। जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान ने कब्जाई हुई है वो वापस आएगी, और जो चाइना के पास भी है उस पर भी हम कूटनीतिक तरीके से उस चीज़ को वापस लेंगे। पुराना को किस तरीके से देखते हैं? ठीक चल रहा है मामला या मामला गड़बड़ाता जा रहा है? क्या राजपारिक क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मेरी खुद की निजी राय ये है कि कोरोना से खुद को बचाओ, और आपकी पार्टी नहीं बचा सकती कोरोना को खुद से। एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को बचा के रखे उससे। पार्टी चाहे कोई भी हो, कोरोना कोई पार्टी या धर्म देख के तो आएगा नहीं। सरकार नहीं बचाएगी? मतलब सरकार तो जो कोशिश कर, सरकार क्या कर सकती है? सरकार बेड्स का इंतज़ाम कर सकती है, सरकार वेंटिलेटर ला सकती है, सरकार ऑक्सीजन ला सकती है, सरकार डॉक्टर्स ला सकती है, सरकार जो इंटर्न्स हैं उनको कह सकती है कि आओ आप हेल्प करो, सरकार जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी हेल्प ले सकती है, सरकार जो होटल बंद हुए हुए हैं उनमें एक कोविड के हॉस्पिटल बना सकती है। जो सरकार ने ये सारी चीज़ें करी हैं। अब अगर हम जो ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे और अगर हम अपना ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो बीमारी तो आएगी ना, और एक बीमारी आई एक घर में तो 5 को और लेके आएगी। और उसके बाद भी हमारे साथ अभी क्या दिक्कत आ रही है देश के साथ कि लोग
खुद अस्पताल में उनको लग रहा है कि मेरे कोरोना हो गया तो कोई धब्बा हो गया मेरे ऊपर। मैं इस चीज़ को आप दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये एक वायरस है, एक जैसे आम फ्लू होता है उस तरह का एक वायरस है। थोड़े से लक्षण इसमें ज़्यादा होते हैं, तो अपने आप का आप ध्यान रखो। ICMR की गाइडलाइंस को आप फॉलो करो, सैनिटाइज करो अपने हाथों को, मुंह को ढक के रखो, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाओ, कोशिश करो घर से कम निकलने की। जब आपके जो कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा देश को टैक्स देते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि 33% एम्प्लॉय जो है वो ऑफिस में आएगा। इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा। कानून व्यवस्था को लेकर आपकी पार्टी घेरे में है, व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हो, व्यापारियों पर गोलीबारी हो जाती है, कहीं पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं हैं। कल बेरी में भी 2 सगे भाई हैं, उनकी हत्या कर दी गई। राज साहब, ये काफ़ी चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था पूरी लचर है। मैं तो साफ कहता हूँ, कानून व्यवस्था के मामले में आपकी पार्टी बैकफुट पर है अब तक के अपने पूरे शासनकाल में। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कानून व्यवस्था जो है, ये जो आपने बेरी का जो आपने एग्जाम्पल दिया, व्यापारी में भी हो रहा है, वो जो एग्जाम्पल है वो मैं उस समय सालावास में था और मोहनबाड़ी की ये घटना है। तो वो तो रंजिश में हुआ है वो काम तो, और रंजिश में हुआ है। तो जिन्होंने ये काम किया है उनको कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाएगी, एविडेंस उनके लिए बनाए जाएंगे, पुलिस उस पर काम करेगी। लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हम बैकफुट पे हैं। पुलिस वाले भी मारे जा रहे हैं। नहीं, पुलिस वाले जो मारे जा रहे हैं, अगर आप यूपी की बात कर रहे हो, कानपुर वाली घटना, मैं गोहाना वाली घटना की बात कर रहा हूं। तो गोहाना वाली घटना की जो बात कर रहे हो, 24 घंटे में उन लोगों को पकड़ लिया गया जिन्होंने ये काम किया। 24 घंटे, इसका मतलब क्या है कि हम सक्रिय तो है ना, तभी 24 घंटे में पकड़ लिया गया। अगर सक्रिय नहीं होते, अगर कानून हम ये सोचते मर गया तो मर गया, शहीद हो गया शहीद हो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना। 24 घंटे में पुलिस मुस्तैद थी तभी तो पकड़ा उसको, अदरवाइज कैसे पकड़ते। और अगर आप यूपी की बात कर रहे हो, कानपुर वाली घटना की, विकास दुबे की, नहीं, वो योगी राज की तो बात ही अलग है सर। हाँ ठीक है, खुल गई है वहाँ की। नहीं, पोल नहीं खुली है, वो प्री प्लान था सब कुछ, वो प्री प्लान था और प्लानिंग के हिसाब से ही इन्फॉर्मेशन उनके पास आई हुई थी। वो जो पूरी टीम थी वो उनको पकड़ने ही गई हुई थी, बदमाशों को। सिर्फ चूक ये हो गई कि उनको ये नहीं पता था कि इनके पास कितना असला है। अगर असले का उनको थोड़ी सी कोई हिंट होती तो वो अपना प्रिपेयर होके जाते, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते और साथ ही साथ में लेके जाते। तो जो शहीद हुए उसके लिए हमें बहुत दुख है और हम यही चाहते हैं कि विकास दुबे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उसको तो बिल्कुल फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए। शहर भर में लाइट की इतनी ज़्यादा समस्या है कि आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए। एक अपील कर दीजिए कि सोलर लाइटें लगवा लो, आत्मनिर्भर बन जाओ, क्योंकि बिजली तो शायद आएगी नहीं। ये एक टेम्परेरी फेस है बिजली का। तो ये जो काम होता है मेंटेनेंस का, ये फरवरी और मार्च में होता है। उस समय कोरोना आ गया तो जो हमारी लेबर थी वो सारी लेबर चली गई, लेबर हमें उपलब्ध नहीं हुई। जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स चेंज करने थे, जहाँ पे केबल चेंज करनी थी, वो फरवरी मार्च में नहीं हो पाई। फैक्ट तो है ये। वो जो काम है वो काम अब हो रहा है, इसलिए पावर कट्स हो रहे हैं और इसका कोई रीज़न नहीं है। इसलिए ही अभी ट्रांसफार्मर्स भी बदले जा रहे हैं और केबल्स भी बदली जा रही हैं। 10-12 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।